नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार, मेरे साथ हैं परवेज जी। स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार। दरअसल आज एक ऐसी खबर सामने आई कल देर रात तक। उस खबर ने यूपी की सियासत में एक नई विधा पैदा कर दी। हालांकि इस विधा पर हम पहले भी परवेज जी के साथ बात कर चुके कि यूपी में मोदी शाह के सबसे खास आदमी को योगी आदित्यनाथ ने तोड़ लिया और आज इसकी मोहर भी लग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने गृह मंत्री को बर्दाश्त नहीं करते हैं विदेश यात्रा पर, इस पूरी सरकार में गृह मंत्री को बने इतने दिन हो गए, आपने गृह मंत्री को कभी विदेश जाते हुए नहीं सुना होगा। और इस दौरान क्या अब केशव मौर्य को योगी आदित्यनाथ अपना अमित शाह बनाना चाहते हैं या कुछ और? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जाते हैं सिंगापुर और जापान की यात्रा पर और केशव मौर्य जाते हैं जर्मनी और ब्रिटेन की यात्रा पर। जर्मनी की यात्रा की एनओसी यूपी सरकार दे देती है, केंद्र सरकार भी दे देती है। लेकिन जब यह पता लगता है कि योगी और केशव जी का कुछ अंदरूनी पैक्ट हुआ है, यह खबर फिर दिल्ली तक जब पहुंची तो ब्रिटेन कोई एनओसी केंद्र सरकार ने नहीं दी। वजह क्या है मुझे नहीं मालूम। उधर ब्रिटेन की सरकार ने भी उन्हें वीजा नहीं दिया। एक बड़ी बात है, एक राज्य के उप मुख्यमंत्री, जो भी देश विश्व में 7वें नंबर का राज्य हो जनसंख्या में, उसके डिप्टी सीएम को एंट्री ना मिले तो बड़ी विडंबना है। परवेज जी, अब क्या लग रहा है, क्या दिल्ली वाले समझ गए कि केशव ने पाला बदल लिया? देखिए, यह बड़ा तिलस्मी सवाल है शिव कुमार जी। लेकिन जो चीजें लगती हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 8 सालों में पहली बार ऐसा मौका आया है जब मुख्यमंत्री के साथ उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जर्मनी के दौरे पर जाते। अब चूंकि जर्मन भाषा वहां बोली जाती है और आदरणीय केशव जी जर्मन भाषा से तो भिज्ञ नहीं है, जाहिर सी बात है कि सरकार ने ट्रांसलेटर से लेके सारी वो सुविधाएं उनके लिए प्रोवाइड कराई जो मुख्यमंत्रियों के दौरे पर होती है। तो ये एक संकेत तो जाता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री, माफ करिएगा, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के बीच रिश्ते कम से कम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर तो बहुत अच्छे। अदरवाइज वो ये भी होता कि वो अपने दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी ले जाते। उन्होंने अपने दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर को सीएम का कोई चार्ज भी नहीं दिया था कि भाई वो उत्तर प्रदेश सरकार देखने के लिए छोड़ गए हो, कि उत्तर प्रदेश सरकार देख रहे हो और उत्तर प्रदेश सरकार चला रहे हो, ऐसा किया हो। तो ये संकेत तो निश्चित रूप से पहले से लग रहा था कि जो केशव मौर्य और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच राजनीतिक गतिरोध होने की बात है, वो कम से कम अब खत्म होती नजर आ रही है। और दोनों के बीच ठीक भी चल रहा था। अभी इसी बीच एक नया एंगल आया, शायद इस पर चर्चा भी नहीं होती। अगर यूके का एनओसी भारत सरकार केशव मौर्य को दे देती तो शायद इस पर चर्चा नहीं होती। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि यूके के लिए एनओसी भारत सरकार ने नहीं दी, विदेश मंत्रालय ही देता है एनओसी किसी भी, क्योंकि केशव मौर्य भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के जरिए विदेश गए हुए हैं, कूटनीतिक पासपोर्ट के जरिए गए थे, तो वीजा ना मिलने का कोई प्रश्न नहीं उठता है कि यूके वीजा ना देता। और यूके की तरफ से कोई ऐसी आपत्ति भी नहीं लगाई है, चूंकि एनओसी का फॉर्म ही नहीं गया तो वीजा कैसे मिलेगा। तो ये एक सवाल जरूर हो रहा है कि क्या केंद्र सरकार नाराज है या केंद्र सरकार ने केशव मौर्य पर अब अंकुश लगाने के बारे में विचार करना शुरू कर दिया है, या केशव मौर्य को लेकर जो चीजें चल रही थी राजनीति में अंदर खाने, उसका संज्ञान ले लिया है केंद्र सरकार ने।
ये सवाल आज दिन भर सत्ता के गलियारों में गूंजते रहे, जब से ये बात निकल कर आई कि भाई केशव मौर्य जी को एनओसी नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर एनओसी केंद्र सरकार ने क्यों नहीं दी। भारत के गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में पब्लिक फोरम पर डिफेंस एक्सपो के प्रोग्राम में सार्वजनिक मंच से ये कहते हैं कि केशव मौर्य हमारे मित्र हैं और एनओसी देने का जिम्मेदारी उन्हीं के अधीन है। 2017 में जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो रहा था, तब अमित शाह जी प्रभारी थे और केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके अधीन ही हो रहा था। 2022 के चुनाव में जब कौशाम्बी विधानसभा से केशव मौर्य चुनाव हारे, क्यों हारे, कैसे हारे, ये एक अलग डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन जब चुनाव हारे तो केंद्रीय सरकार ने ही प्रेशर लगाकर उनको फिर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनवाया। अब अचानक ऐसा क्या हुआ, एनओसी जैसी एक छोटी सी चीज जिस पर खाली गृह मंत्री के दस्तखत होते हैं और कुछ भी नहीं होता है, गृह सचिव के दस्तखत होते हैं, इसके अलावा कुछ होता नहीं। तो जो आदमी किसी को, सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो किसी को अपना सबसे अजीज मित्र बताता रहा हो, जो उनकी हर राजनीतिक बात सुनता रहा हो, जो हर हफ्ते केशव मौर्य को दिल्ली में बुलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक चीजों पर मंथन करता हो, वो मंत्रालय जब केशव मौर्य को यूके के लिए एनओसी नहीं देता है तो राजनीतिक गलियारे में चर्चा होना स्वाभाविक बात है। शिव कुमार जी, अब जो लोग राजनीतिक विश्लेषक कड़ी जोड़ रहे हैं, वो कड़ी इससे जोड़ रहे हैं कि अभी जब आरएसएस के पूज्य और भाजपा के मातृ संगठन के मुखिया डॉक्टर मोहन भागवत जी आए थे, तो योगी आदित्यनाथ जी की उनसे लंबी मुलाकात हुई। 35 मिनट की मुलाकात बहुत मायने रखने वाली मुलाकात होती है, अगर बौद्धिक नहीं चल रहा है तो 35 मिनट बातचीत करना सहज बात नहीं होती है। उस बातचीत के अगले ही दिन दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर बुलाए गए। पहले केशव मौर्य से बातचीत की डॉक्टर भागवत साहब ने और उसके फौरन बाद ब्रजेश पाठक से बातचीत की। जो बातें तो कुछ सामने निकलकर आधिकारिक रूप से नहीं आई, लेकिन जो बातें निकलकर आई उस बात में यह जरूर था कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों और स्थितियों को लेकर बहुत कंफर्टेबल जोन में नहीं है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसे ऐसा लगता है कि 27 के लिए अभी बहुत प्रबंधन की जरूरत है, बहुत कील कांटे दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। अगर कील कांटे दुरुस्त नहीं किए जाएंगे तो 27 का चुनाव बड़ा कठिन हो जाएगा। ऐसा स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी, विभाग के लोग, सारे लोग जो भी हैं वो ये मानते हैं कि चीजें बिगड़ी हुई हैं हमारे पास। ऐसे में अचानक विदेश का दौरा, ये सरकार का आखिरी साल है। आप भी जानते हैं कि किसी भी विदेशी संस्थाओं का एएमयू जो भी होता है उसको धरातल में उतारते उतारते 1 साल का समय लग जाता है, इससे पहले वो उतर नहीं पाता है। अगर बहुत तेजी से काम, क्योंकि उसमें फॉरेन मुद्रा का मामला होता है, उसमें भारत सरकार के कई विभागों की एनओसी की जरूरत होती है, राज्य सरकार की एनओसी की जरूरत होती है, जमीन एक्वायर करने का नोटिफिकेशन होता है, दुनिया भर की चीजें होती हैं। अगर कोई भी आएगा तो वो काम करने के लिए ये सारी प्रक्रिया में तकरीबन 6, 7, 8 महीने लगते हैं और 8 महीने के दौरान ही उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव में जाने जा रही है। तो ये जो नए समीकरण बने, उस नए समीकरण में क्या नई परिस्थितियों के तहत केशव मौर्य जी ने योगी आदित्यनाथ जी के साथ अपना सामंजस्य बनाया? अगर आज के एनओसी रद्द होने को, यूके के एनओसी को रद्द होने को राजनीतिक कारणों से विश्लेषित करें तो ये जरूर लगता है कि जो है वो योगी आदित्यनाथ जी और केशव मौर्य के बीच जो राजनीतिक खाई थी वो धीरे धीरे पटती हुई दिखाई दे रही है। इत्तेफाक की बात कहिए या प्रयास की बात कहिए कि 17 में केशव मौर्य का जो कद था चुनाव जिताने के बाद,
वो कद केशव मौर्य जी उस ताकत से बरकरार नहीं रख पाए हैं और योगी आदित्यनाथ ने अपने कद को बहुत ऊपर कर लिया है। वो बड़े हिंदुत्ववादी नेता हो गए हैं। उस हिंदुत्ववादी का उस रास्ते पर चलकर कोई दूसरा नेता उनके बराबर पहुंचेगा, इसमें मुझे संदेह है। तो ऐसे में जब कद किसी का बड़ा हो जाता है, राजनीति में बहुत बड़ा हो जाता है, तो कई बार जो प्रतिस्पर्धी होते हैं वो भी बड़े हो गए कद के नेता के साथ पीछे पीछे चलने लगते हैं। महाराष्ट्र में फडणवीस और उदाहरण है आपके सामने कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना पड़ा था, फिर वही मुख्यमंत्री बने, फिर दूसरा डिप्टी चीफ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। ऐसे बहुत सारे, आप असम में आपके सामने हेमंत बिस्वा शर्मा का मामला है, अब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का मामला है, राजस्थान में वसुंधरा जी का मामला है। तो ऐसे बहुत सारे राजनीतिक परिस्थितियां दिख रही हैं। तो अगर ये चर्चा हो रही है, लौट कर आते हैं केशव मौर्य, शायद कल आ जाएंगे लखनऊ, अगर वो कोई उनका क्या बयान आता है या वो चुप्पी साधते हैं, इसके बाद इस कयासों के सिरे निकलना शुरू होंगे। तो बस कुछ घंटों की और बात है, चीजें सामने आना शुरू होंगी। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि इस बार केशव के साथ जर्मनी जो अफसर गए हैं, उन अफसरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रतिदिन मीटिंग करने वाले अफसर भी शामिल हैं। इस पर तो कोई शक शुबह है नहीं। और दूसरा ये कि पहली बार केशव मौर्य की हर हर गतिविधि का प्रेस नोट उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग की ओर से जारी किया गया। शायद ये सामंजस्य दिखाने की भी कोशिश हो सकती है या सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है ये संदेश देने की कोशिश हो सकती है। अभी जब यूके का एक वीजा या एनओसी नहीं मिली, उसके बाद यूपी सरकार की तरफ से अभी एक प्रेस नोट जारी हुआ है 15-20 मिनट पहले, जिसमें ये कहा गया है कि जर्मनी से ही यूके को टाई अप किया है केशव मौर्य जी ने। इस यानी उत्तर प्रदेश सरकार अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को पूरी ताकत के साथ डिफेंड कर रही है। तो जब ऐसा होता है तो उसके राजनीतिक कारण तो तलाशे जाते हैं, शिव कुमार जी। नहीं तो फिर क्या जो प्रेस नोट आया उसके मुताबिक अब वो जाएंगे यूके? नहीं, उसमें यह लिखा गया है कि उन्होंने जर्मनी से ही यूके के लोगों के साथ सामंजस्य बना लिया है। अब वो बातचीत चलती रहेगी, आगे आने वाले दिनों में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन ये संदेश यूपी सरकार की तरफ से दिया गया कि उन्होंने यूके के तमाम पूंजीपतियों से, कारोबारियों से, उद्योगपतियों के साथ अपना बातचीत करके सामंजस्य बनाया है और उत्तर प्रदेश आमंत्रित किया है। इस तरह की एक प्रेस नोट जारी हुआ है। वो प्रेस नोट भी बड़ा महत्वपूर्ण है शिव कुमार जी। तो ये संदेश तो जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो कई सत्ता के केंद्र थे वो खत्म हो रहे हैं और जो उनके प्रतिस्पर्धी थे वो भी योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार हो चले। शिव कुमार जी, तो ये भाजपा के लिए मुश्किलें हो जाएंगी। पहले गुजरात लॉबी और अब यूपी लॉबी, योगी लॉबी, यूपी लॉबी नहीं, योगी लॉबी। अब आने वाले कुछ दिन में ये साफ होगा, क्योंकि जैसे ही जब केशव मौर्य बाहर लौट के आएंगे। अब देखिए एक एंगल है कि आशुतोष महाराज, जिन्होंने अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, वो भी बार बार एक बात निकाल रहे हैं कि भाई एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर टच में था और वो कह रहा था कि जब मैं आ जाऊं तभी उठिएगा, धरने पे बैठिएगा। ये एक दूसरे तरह का ट्रेल है, क्योंकि जो अभी हालांकि उन्होंने नाम नहीं खोला है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि जानने वाले तो जान ही लेते हैं ना, समझने वाले समझ ही लेते हैं कि कौन है, क्या है और कौन था जो बातचीत कर रहा था। तो कई चीजों का इतनी पोजीशन दोनों लोगों की टाइट थी, इकाई दोस्ती बन गई, बन जाएगी। शिव कुमार जी, जो सत्ता है ना, सत्ता की कुर्सी और सत्ता की कुर्सी में जाने के बाद उस कुर्सी को बचाए रखने के लिए राजनीति में कोई भी समझौते हमेशा से होते रहे हैं, आगे भी होते रहे।
मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूं कि केशव मौर्य संगठन के नेता हो सकते हैं, अच्छे नेता हो सकते हैं। 2017 में उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, सब कुछ हो सकता है। लेकिन 17 के बाद से अब तक 9 सालों में योगी आदित्यनाथ उनसे बहुत आगे और बहुत दूर 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 तक आगे खड़े हो गए हैं। तो कई बार जो अगर हमारा शिष्य भी बहुत आगे निकल जाए, या हमसे कोई जूनियर या हमारा कोई प्रतिस्पर्धी बहुत आगे निकल जाए, तो उसके साथ हाथ मिला लेना ही बेहतरी होता है, शिव कुमार जी। तो अगर ऐसा हो गया है, मैं मान नहीं लें कह रहा हूं कि अब ऐसा हुआ। आप आपकी तरफ से ये मान लें कि हाथ मिल गया। शिव कुमार जी, जो परिस्थितियां राजनीति में दिखाई दे रही है, दरअसल जो दिखता है वो कई बार नहीं होता, और जो दिखता नहीं है वो बहुत होता है, और कई बार जो दिखता है वही होता है। तो राजनीति में तो कुछ भी संभव है। और 27 जाहिर सी बात है आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल की इनकम्बेंसी के साथ चुनाव लड़ने जाएगी। केशव मौर्य को फिर कौशाम्बी चुनाव लड़ना है। तो कई चीजें हैं शिव कुमार जी। एक तजुर्बा केशव जी का हो ही चुका है, और 10 सालों की सत्ता का मजा जो है वो बहुत उसका जो पावर एंजॉयमेंट है, वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण समझौते करने के लिए मजबूर करता है शिव कुमार। तो क्या हुआ है अभी, ये तो कुछ दिन बाद साफ होगा, लेकिन इतना तो तय है कि कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। विक्रमादित्य मार्ग की वो कोठी बड़ी रात और दिन सोने नहीं देती है राजनीति में। विक्रमादित्य मार्ग वाली कोठी होगी केशव जी की भी। केशव जी वैसे कालिदास मार्ग वाली कोठी में रहते हैं। ये कोठी कभी किसी जमाने में बाबू सिंह कुशवाहा की कोठी होती थी, किसी जमाने में ये शिवपाल जी की कोठी होती थी, किसी जमाने में ये रघुराज प्रताप सिंह की कोठी होती थी। यानी प्रतापियों की कोठी रही है। अब सवाल ये उठेगा फिर ऐसे में ब्रजेश पाठक का क्या होगा। हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। ये महत्वपूर्ण सवाल है कि ब्रजेश पाठक जी किस रास्ते पर। लेकिन देखिए, ब्रजेश पाठक जी का जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ा सा आगे पीछे निकल गया है, कि उन्होंने बटुकों का मामला उठाकर, इसमें अभिमुक्तेश्वर आनंद का हिस्सा अलग है, बटुकों के साथ अभद्रता का मामला उठाकर उन्होंने अपने समुदाय के एक वर्ग की सहानुभूति तो शिव कुमार जी हासिल कर ली है। इससे तो आप इनकार कर नहीं सकते। उन्होंने अपने समाज के एक वर्ग की सहानुभूति हासिल कर ली है। लेकिन अब वो किस तरह से आगे जाते हैं और किस तरह से दिल्ली और लखनऊ के बीच सामंजस्य बनाते हैं, ये आने वाले एक आध हफ्ते में, होली खत्म होते होते या होली के बीच में सब कुछ साफ हो जाएगा। क्योंकि होली भी एक ऐसा त्योहार है ना जो गले मिलन का त्योहार है। वो भी ये साबित करेगा कि किसने कब कहां और किससे गले मिला। सॉरी, गले मिलना भी, त्योहार के बहाने गले लगाने का भी तो एक परंपरा है। तो आने वाले दिनों में वो परंपरा बस नजदीकी है, तो वो भी दिखाई देगी। तो उसके भी अपने राजनीतिक संदेश होंगे। तो क्या शिव ये माना कुमार, जाए कि योगी और केशव की जो केशव और योगी का एकादेख मोदी शाह ने फिर नई चाल फेंकी है कि हम तुम्हें यहीं रोक लेंगे, हम आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम तुम्हें वापस बुला लेंगे, विदेशों में जाने नहीं देंगे। कोई तो है इसके पीछे, क्योंकि अपने ही डिप्टी सीएम को एनओसी न दे ना, क्या वजह हो सकती है। भाई ये बड़ा तिलिस्मी सवाल है, मैंने बार बार कहा। लेकिन इसी बीच मैं अपने चैनल के स्पेशल न्यूज कवरेज के चैनलों दर्शकों को ये बता दूं, जो अब तक पूरी एक्सक्लूसिव है, कि 1 मार्च को आरएसएस मुखिया डॉक्टर मोहन भागवत फिर लखनऊ आ रहे हैं, और इस बार फिर वो कई मंथन करने वाले हैं। तो देखिए, राजनीति में कई लेवल से कई संगठन, कई चीजें खिचड़ी पक रही हैं। तो उसका भी आपको इंतजार करना पड़ेगा कि उसका क्या इम्पैक्ट था। और इस बीच दोनों, मतलब चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आज 2:30 बजे रात के आसपास मुख्यमंत्री वापस उत्तर प्रदेश आ जाएंगे, लैंड कर जाएंगे उनकी टीम। अगले 2-3 दिन बचते हैं।
इस 2-3 दिनों में सरकार कैसे काम करती है, क्या होता है, क्या कोई फेरबदल होता है या होली तक का इंतजार होता है। भागवत जी जो गुप्त मीटिंग में कह गए हैं तीनों से, क्या उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन आता है या वो आकर कोई नए संदेश देते हैं। ये सारा कयास और चर्चाएं और निर्णय आने वाले दिनों में होली के पहले या होली के बाद नजर जरूर आएंगे शिव कुमार जी। चलिए फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।